Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 4 chemical kinetics. In our last lecture we discussed about the integrated rate equation of zero order and first order with their half-life period. Now in this lecture we are going to do some numerical problem related to integrated rate equation. So our first question is statement is a first order reaction is found to have rate constant K 5.5 into 10 raised power minus 14 सेकेंड इनवर्स. सो स्टूडेंट्स जो भी चीज़ें हमें दी हैं वो हम एज इट इज साथ के साथ लिखेंगे. सबसे पहले मुझे यहाँ पे K दिया हुआ है रेट कॉन्स्टेंट दैट इज़ द 5.5 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 14 सेकेंड इनवर्स इज गिवन हेयर. नाउ फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हाफ लाइफ पूछ रहा है तो आपको T1/2 आपने निकालना है, क्योंकि आपको ये मेंशन है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है. इनकेस अगर आपको मेंशन नहीं हो कि आपकी जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो और वहाँ पे उससे आप पता लगा सकते हो कि रिएक्शन का जो है वो ऑर्डर क्या है. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाई के. तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे. के की वैल्यू कितनी है 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ये आपकी के की वैल्यू है. तो ये जो के की वैल्यू है वो के की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है नीचे की तरफ. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 14 सेकेंड इनवर्स. ये चीज़ यहाँ पे है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.26 इंटू 10 रेज पावर 13 सेकेंड. तो ये आपका जो है वो हाफ लाइफ पीरियड आ गया. कितना आ गया 1.26 इंटू 10 रेज पावर 13 सेकेंड आपका हाफ लाइफ पीरियड आ गया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 50 मिनट. तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो पहले आपको दिया है टाइम, दिया है टाइम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो टाइम आपको कितना दिया हुआ है, आपको 50 मिनट्स दिया हुआ है. जब जो x है वो आपका कितना है 40%. x मतलब कि x का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ जो मोल्स हैं जो आपके क्या कर गए हैं रिएक्ट कर गए हैं वो आपके दिए हुए हैं. ये कितने दिए हुए हैं आपके, वो नंबर ऑफ मोल्स जो आपको रिएक्ट कर गए हैं वो आपको दिए हुए कि टोटल जितना था उसमें से जो 40% था वो आपका क्या कर गया है रिएक्ट कर चुका है. ओके. फिर कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. तो इस टाइम में आपने के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देन कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीटेड. फिर अगेन आपको टाइम निकालने के लिए बोला हुआ है जब जो आपका जो मॉलिक्यूल है वो 80% तक रिएक्ट कर गया है. ओके. एक्स जो आपके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर गए. तो यहाँ पे आप सब तो लेट कर लो. लेट ये कर लो कि जो आपकी इनिशियल है, इनिशियल का मतलब जो आप स्टार्टिंग में ले रहे हो वो ए मोल ले रहे हो आप. तो आफ्टर टाइम जो है वो 50 मिनट जो है यहाँ पे, सॉरी 50% नहीं है, ये 50 मिनट आपको गिवन है. 50 मिनट्स के बाद आपका 40% रिएक्ट कर रहा है. तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आपका ए का 40%. कितनी आ जाएगी, ए का 40%. तो ये आपको कितना आ जाएगा 0.48. अब फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो K होता है, K क्या होता है 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स. ये चीज़ है. A यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है और X वो है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्ट कर गए हैं. सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पे हमें टाइम को कोई नीड नहीं है कि मिनट से उसको सेकंड में कन्वर्ट करें. आपको टाइम जैसे भी दिया रहेगा मिनट में, सेकंड में, आवर्स में, क्योंकि एक ही यूनिट है, आप जैसे मर्जी उसको पुट कर लो. तो 2.303 अपॉन 50 मिनट्स दिए थे, मैं यहाँ पे लॉग पुट करूँगी ए अपॉन ए माइनस 0.48. यहाँ से पुट किया. ये जो इक्वेशन है यहाँ से आप ए क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू पेज. मेरे पास इक्वेशन क्या थी, मेरे पास इक्वेशन थी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना था टाइम 50. यहाँ पे आपका क्या था लॉग एंड A अपॉन A माइनस 0.48 था.
ओके, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 50, यहाँ पे मैंने लॉग लिया एंड a को जब कॉमन लिया तो 1 माइनस 0.4 जो है वो रह गया। ठीक है, फिर यहाँ से जो आपका a था वो कैंसिल हो गया, a को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, आफ्टर डेट आपका क्या आ गया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 and this one become log 1 by 1 minus 0.4। जब इसको आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करके 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 log 10 अपॉन 6, log 10 by 6 आ जाएगा। इस चीज़ को आप सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो आएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 एंड आपकी एक आइडेंटिटी होती है, दैट आइडेंटिटी इज इक्वल टू लॉग m बाई n वाली जो आइडेंटिटी होती है उसको यूज़ करोगे, जो क्या हो जाता है आपका log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 6। यहाँ पे आप जो है log की वैल्यूज़ पुट करोगे, तो जब log की वैल्यूज़ पुट करोगे सबको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर रहेगा 0.010216 मिनट इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे आपकी k की वैल्यू आ चुकी है। एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। अब सेकंड आपको कह रहा है कि जो x है वो 0.8a है, बिकॉज आपकी रिएक्शन 80% कंप्लीट हो चुकी, तो आपने क्या निकालना है, उसके लिए टाइम निकालना है। देन उस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस 0.8a। यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट करो 2.303 अपॉन यहाँ पे 0.010216 लॉग, अगेन आपका यहाँ से कॉमन लोगे तो इसको सॉल्व करोगे, सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/0.2 एंड जब इसको आप कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 157.58 मिनट आ जाएगा ये। तो ये आपकी जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने सबसे पहले क्या किया, जो मैं फर्स्ट वैल्यूज़ दी हुई थी उस वैल्यू को यूज़ करके मैंने k की वैल्यू निकाली एंड उस k की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में यूज़ करके हमें दिया हुआ है, फिर हमने क्या किया, वहाँ से t कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो है वो न्यूमेरिकल्स किए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, कि जो कोई भी रिएक्शन होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अभी मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी रिएक्शंस होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद जो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे आपकी कोई भी रिएक्शन हो रही, तो रिएक्शन मॉलिक्यूल में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये कोलाइडिंग कर रहे हैं। कोलाइड का मतलब होता है टकराते हैं और टकरा के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। बट सभी कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। अगर जो इनका कोलिजन होता है वो कोलिजन कैसा हुआ, इफेक्टिव कोलिजन हुआ, तभी ये जो है प्रोडक्ट बनता है। तो जो ये इफेक्टिव कोलिजन है, उस कोलिजन को करने के लिए जितनी भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो द मिनिमम एनर्जी which colliding molecule must possess to get इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन जब होगा तभी वो किस में आपके कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। सभी मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो एनर्जी होती है, सपोज करो कि ये आपका एक डायग्राम आप लेते हो, ये जो लिमिट है वो लिमिट किसकी, यहाँ पे मैंने एनर्जी का वेरियर लिया हुआ, ये एनर्जी है, तो ये जो लिमिट है इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जो मॉलिक्यूल तो यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से क्या है, नीचे है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है, उनको हम कितनी एनर्जी सप्लाई करें
ताकि जो उनकी एनर्जी हो वो वो थ्रेशोल्ड के इक्वल पहुंच जाए और वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि दैट एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या होती है, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी की बात करी जाए तो वो आपकी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट की एनर्जी है उसको आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि क्या हो जाए, वो प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, रिएक्शन जो है वो करना स्टार्ट कर दे। तो ये आपकी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। अगर आप यहाँ पे एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाते हो तो यहाँ पे आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हो और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेते हो। तो अगर ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ऐसे, तो ये इसने क्या किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे जो है जहाँ पे उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, इसको आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो, उतनी जितनी उसको आप सप्लाई कर रहे हो ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट यही है, जब तक थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँचेगा, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जब तक यहाँ पे नहीं पहुँचेगा वो करेक्ट नहीं करेगा, तो एनर्जी एक्टिवेशन होती है। एंड फिर इतनी एनर्जी उसने निकाल दी थी, यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव मैथ रिएक्शन क्या आपकी एक्सोथर्मिक होती है, अगर ऊपर तक आता है तो वो एंडोथर्मिक होती है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनता है उसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट करते हो। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जहाँ पे सपोज करो अगर आपने 2A प्लस 2B के बीच में रिएक्शन करवाई है, तो एक स्टेट वहाँ जहाँ ए के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है, ए बी के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, एंड ए और बी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूटना स्टार्ट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये आपका यहाँ बनता है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हाईली अनस्टेबल होता है और टूट के क्या बना देता है, आपका प्रोडक्ट बना देता है। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। सो किसी भी जो मॉलिक्यूल है जिसकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड से कम है, उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए जितनी एनर्जी आप सप्लाई करते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हम यहाँ पे बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आप अरहेनियस इक्वेशन भी बोलते हो। अरहेनियस इक्वेशन जो है आपको बताती है कि रेट ऑफ जो है रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे आपने स्टार्टिंग में फैक्टर डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पे आपने बोला हुआ है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस जब आप टेम्परेचर में राइज करते हो तो जो आपकी जो रिएक्शन हो जाती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो उसके लिए अरहेनियस ने इक्वेशन दी, दैट इक्वेशन इज के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे जो ए है वो एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जो एक्सपोनेंट के पहले लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये आपका ए जो है एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिसको आप क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये आपका जो ए है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। एक अरहेनियस पैरामीटर होता है। यहाँ पे जो ई ए है, ई ए मैंने आपको बता दिया है कि ई ए क्या है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है एंड टी क्या, यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर आप इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हो और इस इक्वेशन के दोनों साइड हम क्या लेते हैं, लॉगरिथम लेते हैं, तो नेचुरल लॉग लिखा जाएगा लॉग के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। दैट्स इट। हम कहते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। सपोज करो जब आपका टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, K1 थी, एंड जब आपका टेम्परेचर T2 था तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, K2 थी। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1। इसको इक्वेशन 2 मान लो। 2 को ऐसे लिखा हमने तो इसको इक्वेशन 3 लिख लिया। जब मैं यहाँ पे लिखूंगी ln K2 तो ये क्या हो जाएगा, ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशन बन गई। K1 के लिए यहाँ पे T1 लिया और K2 के लिए यहाँ पे क्या लिया, T2 था। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में से जो इक्वेशन 4 है उस इक्वेशन में से 3rd इक्वेशन को क्या करूँगी, मैं सब्सट्रैक्ट करूँगी। मतलब कि जो ये आपकी 4th वाली इक्वेशन है उसको हम जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3rd से।
सब्सट्रैक्शन करते हैं इसका। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन R T2। मैंने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाया और इसके अंदर पोर्शन लिखा EA अपॉन R T1। ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एक्चुअल में ये जो चीज़ है ना, ये लॉग के फॉर्म में है। तो लॉग की एक आइडेंटिटी होती है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log k2 बाई k1 इज इक्वल टू, इसको ओपन कर दो, log r t2 माइनस ln a प्लस हो जाएगा ये EA अपॉन r t1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, ये प्लस में है इसको आगे ले आओ, EA अपॉन r t1 माइनस EA अपॉन r t2। तो यहाँ से आप जो EA है एक्टिवेशन एनर्जी, उसको कॉमन ले सकते हो, इसको आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दो। तो कॉमन लॉग जो ln होता है वो नेचुरल लॉग 2.303 लॉग के इक्वल होता है ये चीज़। तो मैं इसको लिख दूंगी यहाँ पे 2.303 लॉग k2 अपॉन k1। यहाँ से मैंने क्या किया, EA अपॉन R कॉमन ले लिया। तो अंदर आपके पास क्या बचा, 1/T1 माइनस 1/T2। इस चीज़ को उधर भेजेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास हो जाएगा लॉग, अगर इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और इसको अगर आप एलसीएम लोगे बेटा तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये जो आपकी इक्वेशन बन जाती है अरेनियस इक्वेशन की टर्म में, आप इसको न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यूज़ करेंगे। इस इक्वेशंस के भी यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो करने पड़ेंगे, तो हम इस इक्वेशन का वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से अरेंज करती हूँ कि ln k इज इक्वल टू माइनस EA बाई RT प्लस ln a, मीन्स कि अगर मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी और मैं एक ग्राफ लोड करती हूँ, ग्राफ में किसके लिए यहाँ पे पुट करूँगी, जो log k की वैल्यू आएगी और 1/t के लिए, तो मेरे पास जो स्लोप m आएगा वो कितना आएगा, माइनस EA बाई R, ये स्लोप आ जाएगा। और जो इंटरसेप्ट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, log a। तो यहाँ पे जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जिसमें जो आपका स्लोप होगा वो यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं लॉग ले रही हूँ तो यहाँ पे 2.303 भी आएगा, ये स्लोप, और ये आपका क्या आएगा, इंटरसेप्ट आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका अगर ये स्लोप पता होता है, स्लोप को मेज़र करके जो आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है उसको आप क्या कर सकते हो, ईजिली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द अरेनियस इक्वेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ इनमें जो है आपकी जो कैलकुलेशंस होती है वो थोड़ा आपको टाइम लेती है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 2.1 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है। K1 कितना दिया है, 1.2 इंटू 10⁻³ एंड आपको K2 दिया हुआ है बेटा 2.1 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। का मतलब क्या है कि जो आपकी रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर, आपको एक यहाँ पे टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस एंड T2 दिया है आपको 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम सभी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो है 273 जो है वो ऐड करूँगी, तो ये कितना हो जाएगा 303 केल्विन एंड ये 40 वाला कितना हो जाएगा 313 केल्विन। अब मेरे पास अरेनियस इक्वेशन है। अरेनियस इक्वेशन क्या है, ऑन अप्लाइंग अरेनियस इक्वेशन log K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास इक्वेशन, माइनस यहाँ पे आपके पास आ रखी है EA अपॉन 2.303 R। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे EA अपॉन 2.303 R, यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पे log
K2 की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10⁻³ एंड यहाँ पे 2.1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू EA निकालनी है आपने, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बोला हुआ है यहाँ पे, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करनी है, तो यानी कि आपको यहाँ पे EA की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 2.303 R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 313 माइनस 303 एंड यहाँ पे 313 मल्टीप्लाइड बाय द 303। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में यहाँ से कट जाएगा, फिर लॉग्स को ओपन करोगे, उसकी वैल्यू पुट करोगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर देती हूँ बेटा कि जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू आती है 44126 इंटू 3 जूल पर मोल, ये आपकी आ जाती है। हाँ, अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर आप उसको क्या करोगे, आपको पता है आप उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो दिस वे आपकी जो ये इक्वेशन होगी वो यहाँ पे सभी आपकी न्यूमेरिकल्स ऐसे होने हैं, आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है एंड लॉग के साथ बिल्कुल अवेयर रहना है कि लॉग की वैल्यू कैसे देखेंगे और किस तरह से लॉग की आइडेंटिटी वहाँ पे लगेगी, तो वो सारी आपने लॉग की आइडेंटिटी वहाँ पे लगानी है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने जो है आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है बहुत पहले से कि जो आपके पास जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है उस रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। अल्टर करने का मतलब क्या होता है, उसको चेंज करना। उसके भी यहाँ पे जो कैटलिस्ट होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं और एक क्या होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं और नेगेटिव वाले जो क्या करते हैं उसको डिक्रीज़ करते हैं। लेकिन अगर बिना किसी परफिक्स के हम सिंपल टर्म जो है वो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग जो होता है वो हमें हमेशा पॉजिटिव में लेना होता है, हमें कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना होता है। तो इट मीन्स इंक्रीज़ करता है। ये कैटलिस्ट क्या करता है, हमने यहाँ पे देखा कि अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, सिर्फ एक ही रोल है, बस वही बताऊँगी आपको कि ये मेरे पास यहाँ पे जो है रिएक्टेंट है एंड ये रिएक्टेंट यहाँ पे गया और रिएक्टेंट यहाँ में जाके यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके पास ये एनर्जी का वेरियर होता है जिसको आप क्या कहते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी के वेरियर को जब आपका जो है वो रिएक्टेंट क्रॉस करता है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी का जो वेरियर होता है उस वेरियर को ऐसे रिड्यूस कर देता है। मतलब जो रिएक्टेंट यहाँ से टर्न होके फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, अब उसके पास जो एनर्जी का वेरियर है वो क्या कर गया, डिक्रीज़ हो गया। तो जब डिक्रीज़ हो जाता है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। मतलब जो कैटलिस्ट होता है वो जो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी वेरियर को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, जिससे आपकी जो रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। दिस तो इतना ही करना है हमें, बाकी इसके रिगार्डिंग जो कुछ हमने पहले किया हुआ है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी में आपका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है, ज़्यादा कुछ आपने नहीं करना है। तो कोलिजन थ्योरी में सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं एंड कोलिजन करने के बाद अगर ज़रूरी नहीं वो प्रोडक्ट दें, उनका जो कोलिजन होना चाहिए इट शुड बी इफेक्टिव। कोलिजन इफेक्टिव होगा तभी वहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एंड इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए उनको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज़ द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर उससे जो है एनर्जी कम होती है तो हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं और वो मिनिमम एनर्जी जो हम मॉलिक्यूल को सप्लाई करते हैं ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन करें उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इतना कुछ मैंने आपको अभी लास्ट टॉपिक में बताया हुआ है। तो यहाँ पे बताऊँगी जब कोलिजन होता है द नंबर ऑफ कोलिजन, कि जब कोलिजन हो रहा है तो नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन्स होते हैं रिएक्शन के, नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये जो आपका कोलिजन होता है कि एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस होते हैं दैट इज़ नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जेड। अब कोलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं उसके लिए आपके पास जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए। एलिमेंट्री आइडिया है जिसमें आपको डेरिवेशन आपकी इसकी नहीं बताऊंगी,
यहाँ पे क्या है कि कोई भी कोलिजन इफ़ेक्टिव हो और वो प्रोडक्ट बनाए, उसके लिए यहाँ पे दो फैक्टर वर्क करते हैं। वन इज़ द एनर्जी फैक्टर एंड दूसरा क्या है आपका ओरिएंटेशन फैक्टर। एक आपका क्या है एनर्जी फैक्टर और दूसरा क्या है आपका ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी फैक्टर मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। मतलब वो फैक्टर ये कहता है कि हर एक मॉलिक्यूल को जो है वो रिएक्ट करने के लिए उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड ओरिएंटेशन फैक्टर वो होता है कि जब मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हो तो उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर NO2 के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड नाइट्रोजन एक दूसरे को सिंपली जो है वो फेस कर रहे हैं, तभी उनकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या है प्रॉपर है। अदरवाइज़ अगर वो एक दूसरे को प्रॉपर फेस नहीं कर रहे हैं और उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, फिर वहाँ पे कोई भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा एंड वहाँ पे आपकी जो है वो जो रिएक्शन होगी वो भी कंप्लीट नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलिजन थ्योरी एंड योर यूनिट केमिकल kinetics. Thank you so much.